स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब सब लोग अच्छे होंगे। और अच्छा, मिड्स की वजह से हमारी क्लासेस नहीं चल रही थी, तो अब से क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। तो अच्छा, कोई बताएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अच्छा रोहित कुमार, तुम बताओ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अच्छा। अच्छा, जो मैंने वीडियोस की लिंक्स भेजी थी वो आपने देखी उनमें? जी अच्छा, तो हमारा आज ये लेक्चर है 16। तो इसमें हम देखेंगे कि सीक्वेंस इन सीरीज किसको कहते हैं, ठीक है? तो इसके पहले थ्योरी कुछ पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर, देन उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है? अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस एंड देन सीरीज है, ठीक है? तो पहले हम सीक्वेंस को समझते हैं। तो सीक्वेंस आपको भी पता होगा कि एक तरतीब होगी, देन तरतीब किसकी, ठीक है? वो होती है नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर्स, जो भी आगे होंगे उनकी नंबर्स की तरतीब होगी। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural numbers or the subset of type 1, 2, 3, and then up to k. We represents the images of 1, 2, 3 up to n as f1, f2, f3, where fn is equal to f of n, ठीक है? तो यहाँ बता रहा है कि सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर्स होगी, और वो दी हुई है कि 1 से स्टार्ट होगी और n तक या k तक। देन उसको हम क्या लिखेंगे, f सबस्क्रिप्ट 1, देन f सबस्क्रिप्ट 2, देन f सबस्क्रिप्ट 3। तो सिंपल मीनिंग में मैं अगर बात करूँ कि मैंने लिखा एक फर्स्ट 1, देन 2, देन 3, देन 4, ठीक है? तो अब ये चलता जा रहा है अप टू 99, देन 100। तो ये क्या बनी है, एक सीक्वेंस बनी है, ठीक है? ये सीक्वेंस बनी है। अगर दूसरी सीक्वेंस बनाओ, 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, ठीक है, अप टू 98, 100। तो ये भी एक क्या बनी है, सीक्वेंस बनी है। तो सीक्वेंस एक क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है? एक फंक्शन होगा, देन उसकी जो डोमेन होगी। देखो, अगर हम फंक्शन की बात करें तो उस पे हम फिलहाल बाद में आते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस को हम सेट में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये समझो एक सेट हो गया सीक्वेंस का, ये दोनों जो दिए हुए हैं ये क्या समझो, एक सेट हो गया, ठीक है? एक ये सीक्वेंस है, दूसरी ये सीक्वेंस है, ठीक है? इतना तो पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होती है, ए सेट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है? एक नंबरों की तादाद होती है जिसमें नंबर्स होते हैं, और वो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। इवन फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर उसमें नंबर्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक है? अच्छा, उसमें टर्म्स की बात करते हैं। अगर फाइनाइट नंबर है उस टर्म का, तो समझो वो फाइनाइट इक्वेशन होगी, वरना वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है?
वरना इनफाइनाइट होगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 2 4 6 8 10 देन 98 100। तो इसमें इक्वेशन क्या है हमारे, सॉरी, इसमें सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट है। नीचे वाले भी फाइनाइट है। अगर मैं दूसरी लिखूं जैसे कि 1 का 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9, देन ये चलती जा रही है। तो ये जो हमारी सीक्वेंस बनेगी ये इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है, इनफाइनाइट बनेगी। तो इतना समझ में आया कि सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस क्या होगी, तो एक सेट होगा नंबर का, एक सेट होगा नंबर का जो एक तरतीब उसमें ऐड हुई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ए सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। अच्छा, जो A1 होगा वो उसका फर्स्ट टर्म होगा। ये जो टू पढ़े हैं, 4 8 6 8 10, ये क्या है, टर्म्स हैं, ठीक है। तो टर्म्स इसमें हम पहले टर्म्स को बोलेंगे A1, दूसरे टर्म्स को A2, तीसरे टर्म्स को A3, A4, देन अप टू AN, ठीक है, अप टू AN। तो अच्छा, मज़ीद इसको हम थोड़ा डीपली जाते हैं कि ये हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, A2 इज कॉल्ड सेकंड टर्म, ए इन जनरल AN इज कॉल्ड nth टर्म। अच्छा, ये जो AN पढ़ा है, ये जो AN, ये एक जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म। देखो, जब आपने एक जनरल टर्म फाइंड कर लिया, एक जनरल टर्म फाइंड कर लिया, तो वो आपको सपोज वो आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक है, वो आपको एक फंक्शन मिलेगा। देन वो एक फंक्शन का काम करेगा, उसमें अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जितनी भी वैल्यू पुट करें वो आपको वही वैल्यू देगा जो सीक्वेंस में होगी, ठीक है। जो जनरल an is equal to nth term, since for every natural numbers n there is a corresponding number an, we can define sequence is a function। तो ये यहाँ जो भी है इसकी डेफिनेशन वो फंक्शन की तरफ ले जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा ये टच फंक्शन में देंगे। अभी इतना सही है कि सीक्वेंस एक क्या है, ये सेट ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस इज सेट ऑफ नंबर्स। तो उसमें फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, देन चलता ही जाएगा, ठीक है। इतना पता चला। तो A1 होता है, A1 किसके बराबर होता है, ठीक है, A1 बराबर होता है A के बराबर होता है, ठीक है। A1, अच्छा, हम A1 को T1 भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हम T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है जनरल टर्म AN, अगर मैं इसको TN लिखूं तो भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं AN को TN लिखूं तो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जनरल टर्म को हम AN से भी डिफाइन करते हैं या उसको डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और TN से भी करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट। अच्छा, तो A1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। और A2, अच्छा, A2 को हम लिखेंगे कि A2 इज इक्वल टू उसका फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या था, ए था, देन उसमें ऐड होगा कोई एक एक कोई पैटर्न ऐड होगा, ठीक है, कोई पैटर्न, जैसे कि हम उसका नाम रख लेते हैं डी, ठीक है, डी। तो उसमें क्या होगा, एक मजीद एक कोई नंबर ऐड हुआ होगा, जो कि कोई खास नंबर होगा, वो ऐड हुआ होगा। तो मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? नहीं, तो थोड़ा ये इसलिए कि मैंने कहा इशू नहीं आए, मैं अभी आया हूँ, गांव आया हूँ, तो क्लासेस यहाँ ले रहा हूँ, इंटरनेट का इशू यहाँ होता है थोड़ा, इसलिए। अच्छा, A1 हमें पता चल गया कि A1 किसके बराबर बराबर होता है, A के बराबर होता है।
तो ए टू किसके बराबर होता है? ए प्लस डी। तो यहाँ डी क्या है? डी कोई एक स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक एक नंबर है जो उससे ऐड करते हैं, ठीक है, उससे ऐड करते हैं। अच्छा, इस बात को मैं अभी कट करके एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस पढ़ी, ठीक है। रियल सीक्वेंस को, इसकी डेफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, छोड़ दें, अगर आपको नहीं याद हो रही है छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, एक सीक्वेंस का दूसरा नाम है प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रेशन, ठीक है। तो प्रोग्रेशन को भी यही कहते हैं कि सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होगी। अगर मैं एक लिख दूं 1 2 देन 5 देन 6 देन 10, कुछ भी लिख दूं, देन फिर से 100 या 12 122 या 100, कुछ भी लिख दूं, फिर डॉट डॉट लगा दूं, तो यह भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। मगर ये सीक्वेंस कैसी है, वो इसको एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद पता चलेगा कि ये कौन सी सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर किसी सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है, सर्टेन पैटर्न इज कंटिन्यूइंग, देन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस विल बी कंसिडर्ड एज ए प्रोग्रेशन, ठीक है, ठीक है। एक सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स जो हैं एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न क्या है, फॉलो कर रहे हैं, उसको हम क्या कर लेंगे? प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन बोलेंगे। अच्छा, इतना हो गया कि एक नंबर्स को कामा दे के लिखें, वो सीक्वेंस बन गई, ठीक है, वो सीक्वेंस बन गई। अच्छा, फिर क्या देखेंगे? अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे, सीरीज को फिलहाल स्किप करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलती है? ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली बाय ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है। क्या बात की हमने कि सीक्वेंस होगी। अच्छा, इसको मैं अभी इतना कट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ ही पुट कर लेते हैं। अब जो सीक्वेंस है, ठीक है, अब सीक्वेंस हमें दी गई हुई है, एक ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए और ये पढ़िए, ये चार इक्वेशन सीक्वेंस पढ़ी है हमारे पास। इसको हम एनालाइज करेंगे, ये सीक्वेंस किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो, जैसे कि 2 4 6 इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, ठीक है, 10 8 6 4 2, देन चलता ही जा रहा है, जो कि कामा -98। तो ये समझो, ये सीक्वेंस क्या है? घटती जा रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजमेंट और इसमें डिक्रीजमेंट आ रही है, ठीक है, रेगुलरली बाय ए फिक्स्ड नंबर, जो कि आप फिक्स नंबर आप खुद ही इसमें निकाल सकते हैं कि अगर मैं 10 के साथ 2 माइनस करता हूँ तो मुझे 8 मिलेगा, 8 के साथ मैंने 2 माइनस करता हूँ, मैंने 6 मिलेगा, ठीक है। इसमें बात करें आगे, अगर तो 2 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा, और 4 में मैं अगर 2 ऐड करता हूँ 6 मिलेगा, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? उस पैटर्न को हम बोलते हैं डिफरेंस। तो काइंडली मैं एक सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूँ जो भी सारे हैं, तो आप कोई कॉपी या नोटबुक भी ले पास में रखें, क्योंकि तो कुछ नोट भी करें, ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है, अच्छा रिकॉर्डेड हो रहा है, मगर फिर भी आप थोड़ा जो जैसे आपको सही लगे अभी लिखें या उसके बाद में लिखें, कोई मैटर नहीं, ठीक है। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी, ठीक है। सो तो हमारा सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए हो गया, देन सेकंड की बात करें A2 हो गया, ठीक है।
फिर थर्ड की बात करें, A3 की बात करें तो A+2D, ठीक है। 4 की बात करें, A4 की बात करें तो A+3D, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे बढ़ता जाएगा नंबर, तो हम उसको मजीद बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एक इसमें आपको नोट करनी है, अगर हम एन की बात करें, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, हमें पता है उसका फर्स्ट टर्म तो जरूर आएगा क्योंकि वो सारों में आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस आएगा। फिर वो बोला है कि जब हम A2 लेते हैं तब D उससे A कम लेते हैं, D उससे एक कम लेते हैं। अगर A3 लेते हैं तो हम D उससे कम लेते हैं, जो कि 2D। A4 की बात करें तो A4 उससे एक कम 3D, ठीक है। तो हमने यहाँ बात की है AN नंबर की बात की है, तो N से एक छोटा, ठीक है, N से एक छोटा। तो ब्रैकेट्स हम N-1 देन मल्टीप्लाई करेंगे D से, देन मल्टीप्लाई करेंगे D से। अच्छा, ये जनरल टर्म समझ में आया आपको? तो ये आपको जनरल टर्म समझ में आया, लास्ट वाला AN इज इक्वल टू A+N-1D, 1 into D। अच्छा, डी जो है वो प्रोग्रेशन का एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 होगा, सेकंड टर्म A2 होगा, थर्ड टर्म A4 होगा। तो मैंने उसको मजीद लिखा है, मजीद मैंने उसको मजीद मैंने उसको एक्सपांड किया है। अगर मैं लिखूँ यहाँ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लिखूँ, तो फर्स्ट टर्म A होगा, देन सेकंड होगा A+2 होगा, सॉरी A+D होगा, देन A+2D, देन A+3D, देन हम चलते जाएंगे लास्ट तक, जो कि लास्ट हमारा क्या बनेगा, A प्लस ब्रैकेट्स N-1 इंटू डी। अच्छा, इतना समझ में आया? अच्छा। अच्छा, मुझे बताओ, हम जब A2 लेते हैं, जब हमारा यहाँ AN की जगह नंबर 2 होता है, तो हमने D कौन सा लिया है, उससे एक कम लिया है, ठीक है। अब 3 की बात करें तो 3 से एक कम लिया है, जो कि 2D बनता है। 4 की बात करें, यहाँ A4 की बात करें, हमने D लिया है 3D, एक उससे कम लिया है। तो जब हम N की बात करते हैं तो उससे एक कम लेंगे, N-1, ठीक है, N-1। आप N की जगह यहाँ पुट करें, जब आप N की जगह 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1D मिलेगा, ठीक है, 1D मिलेगा। समझ आया अभी? अच्छा, इससे जो आगे टर्म होगा, इससे आगे होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे A+ देन ब्रैकेट्स N-2, N-2 D, वो हमें देगा, इसका लास्ट टर्म देगा, सेकंड लास्ट टर्म देगा, ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म देगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है AN लिखा हुआ है, तो यहाँ होगा AN-1 होगा, ठीक है, AN-1 होगा, जो कि इसके इस साइड होगा, ठीक है, इसके इस साइड होगा।
अच्छा, इतना समझ में आया? अच्छा, ये ए इज इक्वल टू फर्स्ट ड्रम एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये थोड़ा आपको ड्रम्स याद करने हैं। और टी एन इज इक्वल टू ए एन, सो ए एन इज इक्वल टू जनरल ड्रम, ठीक है, जनरल ड्रम। जी जी बिल्कुल। रीजन नहीं, अगर हम बात करें तो ए वन इज इक्वल टू अर्थमेटिक को, ए अर्थमेटिक को रिप्रेजेंट करता है, टी एन इज इक्वल टू ट्रम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस ट्रम्स में आप नहीं थोड़ा कंफ्यूज हैं, ठीक है। ए एन इस्तेमाल करें, टी एन इस्तेमाल करें, जो भी आप इस्तेमाल करें हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये ट्रम्स पहले आपको पता होना चाहिए, इसलिए अगर हम पहले लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स वगैरह वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद तो ये सीक्वेंस का भी एक क्या है, इतने ये ट्रम्स वगैरह हैं, ठीक है। तो टी वन इज इक्वल टू वो ट्रम्स की बात करता है, बाकी वो अगर हम ए वन की बात करें तो वो अर्थमेटिक में आता है, ठीक है, अर्थमेटिक में आता है। तो ये मैथमेटिशियन ने दिया है, बाकी लॉजिक इसका मुझे नहीं पता। और इतना पता चल गया कि आपको ये फर्स्ट नंबर दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो, देन अच्छा, इसके आपको अगर फर्स्ट थ्री आपको दिए गए हो, फर्स्ट थ्री आपको दिए गए हो टर्म्स, देन आपको उसके जो भी nth टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया, एक सीक्वेंस होती है, नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। देन उसमें फर्स्ट टर्म होता है जो कि बराबर होता है ए प्लस डी, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म होता है, सॉरी, फर्स्ट ए, सेकेंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस टू डी, और फोर्थ ए प्लस थ्री डी, अप टू एन। मैंने एन क्यों लिखा है? देखो, आप अगर एन की बात करें, आप एन एट भी ले सकते हैं, सीक्वेंस आप एट तक खींच कर ले जाएं, टेन तक खींच कर ले जाएं, 1000 तक, मे बी 1 लाख, मे बी 1 करोड़, ठीक है। तो इतनी सीक्वेंस आप ले सकते हैं। तो एन मैंने लिखा है, जो एन आप लें आपकी मर्जी, इसलिए मैंने आपको एक जनरल टर्म बता दिया है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको? जी। अच्छा, जो हमने बात की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अच्छा, आप इसको बोलें अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलें या प्रोग्रेशन बोलें, ठीक है, वही बात, सेम बात है, ठीक है। तो अब उसमें हमने फाइंड किया था, nth टर्म फाइंड किया था, जो कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, जो कि ये पढ़ा है। अगर आप टी एन लिखें या ए एन लिखें, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो भी लिख सकते हैं आप। nth term of an AP from the last term is given। अच्छा, इसको आप छोड़ दें, बिलाल बी को छोड़ दें, ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बात कर रहा है, ये बात इसलिए कर रहा है कि आप अगर इस सीक्वेंस से आप इस साइड से इस साइड गए हैं, ठीक है, इस साइड गए हैं, इसी तरीके से गए हैं। अगर मैं बात करूं, आप स्टार्ट यहां से लें और एंड यहां तक करें, ठीक है, एंड यहां तक करें, तो एक रिवर्स इक्वेशन बन जाएगी, एक रिवर्स इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारे इसमें टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, लेक्चर नंबर में हमने सीक्वेंस पढ़ा, देन डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, कोई रटने की याद ठीक है, नहीं, ज़रूरत नहीं, बाकी अब अगर किसी को है पढ़ाना है आगे तो मेरी तरह वो रट सकता है, ठीक है। बाकी आ गई अल्टरनेटिव सीक्वेंस, तो उसी की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ एग्जांपल वन है, फाइंड द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें जो ए एन जनरल टर्म जिसको बोलते हैं जनरल टर्म या लास्ट टर्म, उसको बोलते हैं, वो हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है, क्या है, वन अपान एन एन इंटू एन प्लस वन।
और क्वेश्चन नंबर बी भी दिया हुआ है। वो बोला है कि हमें फर्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है सीक्वेंस के, और क्वेश्चन नंबर बी में बोला है कि 8 टर्म हमको फाइंड करनी है उस सीक्वेंस की। तो आप क्या करेंगे, पहले एन की वैल्यू 1 पुट करें, देन 2, 2, 3, 4। अच्छा, हमें ए में दिया हुआ है 3 टर्म्स, तो हम 3 तक ही जाएंगे, एन 3। ठीक है, देन बी की बात करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 8, फ्रॉम 1 टू 8। तो ये क्वेश्चन इजी है, आप खुद भी कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है एट्थ टर्म, एट्थ टर्म। तो आपको टी एट्थ फाइंड करना है, नॉट फ्रॉम 1 टू एट्थ। ठीक है, तो आप टी एट्थ फाइंड करेंगे, आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, तो बी नंबर जो फाइंड कर रहे थे, वो हम फाइंड कर रहे थे, वो बोला था कि लास्ट टर्म, हम अगर लास्ट टर्म से आए तो वो कैसे बनेंगे। तो इसको आप फिलहाल छोड़ दें, इसको, इसके क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, और ये इतना आता भी नहीं है टीएचपी में। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो आप उससे भी लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से, अगर मैं बोलूँ कि आपको 3 है, फर्स्ट 3, तो आप 3 इनपुट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लास्ट से 3 है, तो आप करेंगे n-3 करेंगे, n इज इक्वल टू n-3 करेंगे। ठीक है, तो आपको वो भी मिल सकता है, वो आप पुट करें, वो भी आपको मिल सकता है। अच्छा, इतना आपको पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होता है, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। अच्छा, अच्छा, हम अब बात करते हैं कि सीक्वेंस होती है। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने उठा ली, A1, A2, A3, A4 अप टू AN। ठीक है, अब हम उसको करेंगे, ठीक है, अब हम उसको करेंगे, एडिशन करेंगे उसकी। ठीक है, इफ A1, A2, A3 up to AN is a sequence, then the sum expressed as the A1 plus A2 plus A3 plus AN plus so on is called a series. ठीक है, a series having finite number of terms is called finite series, having infinite number of terms is called infinite series. अच्छा, अब हम बात करेंगे A1, A2, A3 अप टू AN। ठीक है, उसको हम अगर एडिशन करते हैं उसकी, या एडिशन करते हैं, तो वो हमें एक सीरीज देगा। क्या देगा? सीरीज देगा। तो A1 किसके बराबर है? ए के बराबर है। देन प्लस A2 किसके बराबर है? A2 बराबर है A प्लस डी के बराबर। हाँ, A प्लस डी के बराबर है। और देन फिर से एक प्लस, अब यहाँ कामा नहीं देंगे, प्लस देंगे। देन A3 किसके बराबर है? A प्लस 2D। हाँ, देन हम प्लस लगाएंगे A4 किसके बराबर है? A प्लस 3D। तो ये प्लस, देन अप टू चलता जाएगा, प्लस यहाँ पर हमें थोड़ा फाइंड करना है। अच्छा, ये चलता जाएगा, किसी हद तक जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका ये एक इक्वेशन है। जैसे कि अगर मैं किसी और इक्वेशन की बात करूं, 2 प्लस 4, सेकेंड टर्म 4, देन थर्ड टर्म 6, देन फोर्थ टर्म 8, देन फिफ्थ टर्म इज 1, सॉरी 10, देन प्लस अप टू सो ऑन। तो ये क्या है? एक पहले एक थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, दम देन हमने उसको कामा निकाल दिया। ये जो कामा निकाल दिया, हमने एडिशन की जो प्लस की साइन है वो ऐड कर दी, तो वो एक क्या बन गई? सीरीज बन गई, अर्थमेटिक सीरीज, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज बन गई। ठीक है, तो अब हम उस अर्थमेटिक सीरीज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इस अर्थमेटिक सीरीज को। ठीक
ठीक है, देखो ये एक टर्म्स हैं जो मैथमेटिशियन ने अप्लाई किए थे, जो सारे प्रॉब्लम्स पे जो है ना वो अप्लाई होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी सीक्वेंस की, तो इसका एक अलग ही होगा और इसका एक पर्टिकुलर होगा जो कि इसमें इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं सम निकालूं अप टू एन नंबर्स, तो ये एक डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ठीक है, डिफिकल्ट पड़ जाएगा। अच्छा, इसमें ए एन की बात करें तो वो बन जाएगा, एन ए बन जाएगा। कौन सा? ये वाला? अच्छा, छोड़ो, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हमें सपोज करो ये एक सीक्वेंस दी हुई थी 2, 4, 6, तो हमें इसने इसे करनी है एडिशन, ठीक है, इसकी अर्थ में सीरीज सीरीज लेनी है, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एक सिंपल फार्मूला है। मैं अभी फार्मूला आपको ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये जनरल टर्म लिखा था, nth टर्म, इसकी तरफ ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ। उसकी क्या है? द सम ऑफ द nth टर्म्स एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। एन इज क्या है? नंबर ऑफ द टर्म्स है, अपॉन टू, ब्रैकेट्स, टू ए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद करें, एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें दी हुई हो, ठीक है, अगर हमें दी हुई हो कि अ, अच्छा, ये अपना माइक बंद कर लें, किसने ओपन किया है? अच्छा, हमें अगर एक सीक्वेंस दी हो, तो हमें उसको फाइंड करनी है कि उसकी सीरीज क्या बनेगी, ठीक है। उसकी सीरीज क्या बनेगी, वो हमने बनाई है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू, तो वो हमें बोल रहा है कि आप उसका जो है ना एन टर्म तक सम उसका निकालें। उसका फार्मूला क्या है? एन अपान टू, ब्रैकेट्स, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका एक फार्मूला है जब आपको ऐसी टर्म्स दी गई हो, ठीक है, ऐसी टर्म्स दी गई हो, ठीक है। अब उसका दूसरा भी फार्मूला एक है, वो क्या है? एस एन, एस एन, ठीक है, इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू, देन ब्रैकेट्स ए, ठीक है, प्लस एल। अच्छा, एल यहाँ पर क्या है? एल लास्ट टर्म है, ठीक है, एल क्या है? लास्ट टर्म। तो हम एल को एल इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू टी एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, टी एन लिख सकते हैं। तो देखो, ये आपको टर्म्स ज़्यादा मिलेंगे कि हम फिर हमारे पास एक ही पड़ा है, टी एन पड़ा है, तो हम ए एन से क्यों लिखते हैं, एल से क्यों लिखते हैं? वो तो एक मैथमेटिशियन के थे, बस दे दिया उन्होंने, ठीक है। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो और एन दिया हो, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें एक पर्टिकुलर हमें सीक्वेंस दी हो, ठीक है, ठीक है, देन हमें उसका जो अर्थमेटिक सीरीज बनानी है, वो बनेगी इससे सम। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? उसका एक सम ही होता है, ठीक है, एक सम होता है। तो एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें एक सीक्वेंस अर्थमेटिक सीरीज दी हो, ठीक है, एक सीरीज दी हो, अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो और एन दिया हो, तो हम इससे फाइंड करेंगे। अच्छा, इतने समझ में आ गए? ये थोड़े फार्मूलाज हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर बात है इसको अगर, जी, नहीं, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एन अपान टू, क्योंकि एन आपको दिया होगा, या एन 100 होगा, टू एन 10 होगा, 20 होगा, जो भी कुछ भी होगा वो आपको एन दिया होगा, ठीक है।
आप दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइनाइट सीरीज हो या इनफाइनाइट सीरीज हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक 2 मिनट में ही कवर कर लेता हूँ सारा। हमने पहले सीक्वेंस पढ़ा, वो क्या होता है, एक सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3 अप टू n, ठीक है। देन उसका जनरल टर्म पढ़ा जो कि था Tn या An या Ln इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो पढ़ा। उसके बाद आते हैं उसके टर्म्स। अगर उसके टर्म्स a हैं, फर्स्ट के a1 है तो a, देन a2 है तो a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस टू डी, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेस, अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन की, जो कि वो हमने बात की, ठीक है। एक पैटर्न होता है, उसको फाइंड करता है। अब हम बात करते हैं कि उस सीरीज किसको बोलते हैं, द एडिशन ऑफ सीक्वेंस नोन एज सीरीज। फिर हमने बात की कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, सॉरी, अर्थमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं, या ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज। अच्छा, प्रोग्रेशन बात की, अर्थमेटिक सीरीज किसको कहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज उसको कहते हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसके टर्म्स को हम एडिशन करते हैं, एडिशन करते हैं। अप टू n नंबर्स के हम एडिशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। अर्थमेटिक सीरीज का एक फार्मूला ये है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन टू ए प्लस एल। अच्छा, इसमें आपको 3 ही नंबर्स चाहिए। कौन से? एक तो ए चाहिए जो आपको एक सीक्वेंस से मिल जाएगा, एक एन चाहिए जो कि आपको दिया होगा, एन इज इक्वल टू 13th या 14th, जो भी जो है ना वो सारा दिया होगा। अब आप डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, डी कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डी फाइंड करने के लिए आपको क्या पढ़ना करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 कर दें, ठीक है, A2 माइनस A1 कर दें तो आपको वो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डी का कॉन्सेप्ट अलग ही है। वो इसलिए कि उसको हम एक जनरल टर्म में लिखें, एक जनरल टर्म में लिखें, वो लिखेंगे ए एन माइनस, ठीक है, ए एन माइनस वन, तो वो आपको मिलेगा डी, ठीक है। अगर मैंने ए एन की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है, देन माइनस, देन ए, ठीक है, ए एन माइनस वन, एन हमारा क्या था, 2 था, क्या था, 2, तो 2 माइनस वन जो कि A1 बनता है इज इक्वल टू डी। तो इसका डी फाइंड का करने का जनरल टर्म ये है, ठीक है, जनरल टर्म ये है। अगर मैं जैसे कि 3 पुट करता हूँ तो मुझे पता है कि A3 माइनस अगर A2 करूँगा तो मुझे डी मिलेगा, डी मिलेगा। अच्छा, इतना समझ में आ गया? अच्छा, आपको ये याद ना रहे तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ए एन माइनस ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी, आप फाइंड कर सकते हैं। जो कि इंजीनियरिंग वाले होंगे उन्हें ये जो है ना अच्छी तरह पता होगा, उन्हें पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में। अच्छा, इतना क्लियर है? जी किशोर खोखर, आप सही बोल रहे हैं कि एक प्रीसीडिंग टर्म्स होगा, उससे हम सक्सीडिंग टर्म्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस किस पे है, एक सीक्वेंस पे है। अच्छा, एक बात सुने कि अ, ये हमारे जो अच्छा, हमारी क्लास 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 8:30 पे हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा बुक का है,
और हमने पढ़ी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी सीरीज पढ़ी है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन हैं ही 15 क्वेश्चन, सॉरी 34 क्वेश्चन है बुक्स में। उसके बाद आते हैं जीपी के। तो जीपी हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जीपी हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में हम पढ़ लेंगे जीपी क्या है, किसको बोलते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। बाकी वो इतना उसके क्वेश्चन आते नहीं हैं उसके एनटीएचपी में। एनटीएचपी एक मैट्रिक लेवल तक आती है, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल जो भी आपने जो पढ़ा होता है मैट्रिक लेवल तक वही आता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं आते। अच्छा। अच्छा, वो बात कर रहे हैं एक आईबीए की एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो राउंड वन और राउंड टू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनटीएचपी में ये नहीं देते, ठीक है। वो उनका एक ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि, ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें उनका क्राइटेरिया वही है कि वो फर्स्ट ईयर और इंटर की मैथ्स देंगे, ठीक है। तो आप एनटीएचपी की फिक्र ना करें, वो टेंथ के नहीं आता। इवन फर्स्ट ईयर से कुछ टॉपिक लेते हैं, मगर इतने ज़्यादा भी नहीं लेते, ठीक है। तो एक बंदे को कुछ भी पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव, लिमिट, फंक्शन, फंक्शन आता है, लिमिट नहीं आता, फंक्शन आता है। देन फंक्शन जो कनेक्टेड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। देन कुछ कुछ थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड होता है, जैसे कि उसका स्लोप क्या है, टेंजेंट क्या है, को उस हिसाब से कुछ आते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, तो सॉलिड ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे कि इफ़ यू हैव गिवन एनी फिगर विच इज़ 3D, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड ज्योमेट्री बोलेंगे। एक 3D दिया हो, जैसे कि क्यूब दिया हो, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो उसकी सारी चीज़ें जो है ना आपको। अच्छा, ये एक मैं चीज़ आपको बता दूं। अच्छा, हमारा मीन मीडियन मोड एवरेज वो हो गया है, ठीक है। वो हमारे मैंने एक लेक्चर्स भी आपको सेंड किए थे, उसमें पढ़े हैं। वहाँ से आप कुछ कर लेना, ठीक है। ज़्यादा डिपेंडेंट आप पे थोड़ी मेहनत उसमें करें। उसमें हाशिम ज़िया सर ने अच्छे खासे जो है ना पढ़ाए हुए हैं। तो अर्थमेटिक हम थोड़ा कर लेंगे, बाकी मिसलेनियस उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। सैटरडे तक होमवर्क है कि आपको ये टेस्ट नंबर 2 ट्राई करनी है, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 ट्राई करनी है। और इसके बाद होंगे ये डायग्राम ज्योमेट्री वाले, ठीक है। ये मैंने वीडियो भेजा है आशिम ज़िया का, उससे आप ये सारा कवर करेंगे, ज्योमेट्री वाला, ठीक है। आप उससे कवर करना। हाशिम ज़िया सर ने सही तरीके से वहाँ से सिखाया है, क्योंकि हम अगर उसकी लेंगे क्लास तो एक एक्स्ट्रा हमारी क्लास बढ़ जाएगी। तो इससे मैं कहता हूँ कि आप हाशिम ज़िया सर ने सही पढ़ाए हैं, क्योंकि वो मैंने खुद ने लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, सारे मैंने खुद ने लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। मुझे पता है सर ने एक अच्छे खासे देखो कराची में सर वो मशहूर सर हैं। तो उससे आप पढ़ें, ट्रायंगल वगैरह, इंग्लिश लाइंस, वो उससे पढ़ें, हो जाएगा। बाकी फार्मूलेज आपको शायद मिल जाएंगे। लेक्चर्स नंबर मैंने जो अभी आज मैंने लेक्चर शेयर किए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे फार्मूले, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स और ज्योमेट्री वाला वो तो इस निकल जाएगा उससे, ठीक है। देन आता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स ना, ठीक है। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स को भी हम देखेंगे, इसके क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि इसमें है तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेंगे। बाकी आज हमें ये ख़त्म करना है, ये इसका सीक्वेंस सीरीज़ का। फिर उसके बाद हमारा
7 लेक्चर्स बचेंगे जो कि हमें पूरे करने हैं। अच्छा, वो सेट भी पढ़ेंगे हम उसमें, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके अच्छा अच्छा, गेट वे टू योर डिजायर्ड फ्यूचर, क्वेश्चन नंबर 11 इज इक्वल टू इफ। अच्छा ये आप, अच्छा इसका मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन टू, कामा y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो नहीं, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, ठीक है। जी, मैंने, अच्छा अच्छा ये है इंटर में, ठीक है। अगर आप एक लाइन लेते हैं, ठीक है, लाइन लेते हैं और उस लाइन का बीच में उस, अगर उस पॉइंट्स के आप ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, उस पॉइंट्स, उस जो पॉइंट बनेगा उसके आप क्या लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड करना है, तो आप इसको ऐसे करें, x1 प्लस x2 अपॉन टू, जो कि बनेगा x1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू 4, 9 प्लस 4 13, 13 अपॉन टू, देन y1 प्लस y2 अपॉन टू। y1 क्या है 8, और y2 क्या है 3, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल 11 अपॉन टू। तो आपके जो मिड पॉइंट बनेंगे, एक लाइन के मिड पॉइंट बनेंगे, वो क्या बनेंगे, 13 अपॉन टू प्लस 11 अपॉन टू। जी जी, डॉग हमारे पास भी हैं, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मेरे शहर आया हूँ, क्योंकि तो इसी वजह से मेरी रिजर्व वीक है अभी। अच्छा ये समझ में आ गया मिड पॉइंट का। अच्छा हम इसके भी देखेंगे, जब हम फंक्शन में आएंगे तब हम इसके मिड पॉइंट्स वगैरह थोड़े, स्लोप वगैरह वो भी देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये हम ये क्वेश्चन कर लें अभी। अच्छा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -3, कामा 3, कामा 9, कामा 15 इज 81, इज 81। अब बोला है कि ये सीक्वेंस दी हुई है -3, 3, 9, 15। अब उसमें बोला है कि 81 उसमें क्या है, कौन सा नंबर है 81। तो आप क्या करेंगे, आप सपोज कर रहे हैं कि 81 आपका लास्ट नंबर है, ठीक है, 81 आपका क्या है, लास्ट नंबर है। तो टी एन इज इक्वल टू, हम पहले जनरल टर्म इसका लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो टी एन क्या है, हमारा लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म 81 इज इक्वल टू -3, ए हमारा क्या है, -3। देखो, ए है, एन है और डी है, वो आपको अच्छी तरह फाइंड करने हैं, सिर्फ पुटी करने हैं आपको फार्मूलाज में, देन यू विल गेट योर आंसर। तो 81 इज इक्वल टू -3 प्लस एन माइनस वन, हमें एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें एन नहीं दिया हुआ है। तो विच टर्म्स मैंने nth टर्म्स बोला है, उसको फाइंड करना है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है, हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 15, हम लास्ट में n इज इक्वल टू 15 मिलेगा, जो कि n इज इक्वल टू 15। तो 81 इज 15th, 15th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 81। जी, अच्छा, 6 बात करते हैं हम डिफरेंस की, जो कि हमने बात की थी प्रीसीडिंग टर्म्स माइनस सक्सीडिंग टर्म्स, ठीक है। आप सेकंड टर्म लें, मैंने बात की थी कि आप A2 और उससे माइनस कर रहे हैं A1, आपको D मिलेगा। तो हमारा A2 क्या है, यहाँ 3 है, ठीक है, 3 माइनस, फिर -3, जो कि बनेगा 6, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आप ए डी इससे निकालें या इससे निकालें, ठीक है, तो भी निकल जाएगा। हम A3 लेते हैं, A3 क्या है 9, देन माइनस A2 क्या है 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू डी। तो 6 हमने डिफरेंस लिया है, ठीक है। देखो आपको
तीन ही चीजें इसमें चाहिए। वो क्या? या तो आपको ए दिया हो, डी दिया हो, डी आप फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है, या आपको एन दिया हो या उसका लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म, देन डिफरेंस, देन उसका लास्ट टर्म या एन दिया हो बस। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला, अच्छा 4 मिनट पड़े हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। जी जी बोले। कौन सा वाला? मिड पॉइंट वाला? अच्छा अभी हमने तो किया, अभी मैंने किया था, आपने, आपका टेंशन नहीं था क्या? अच्छा मैंने, कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? अच्छा ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पढ़े हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम उसको देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, उसको हम देखेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे किया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि फॉर द फॉलोइंग सीरीज डिटरमाइन द सम टिल 13th। आपको एन मिला हुआ है, ठीक है, आपको एन मिला हुआ है, क्या है, 13 है, और आप इसमें ए फाइंड कर सकते हैं वो जो कि 9 है, और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं जो कि 13 - 9 = 4, ठीक है। डी इज इक्वल टू 13 - 9 = 4, जो कि हमें डी मिला है 4। देखो, आपको एन मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, ठीक है, और डी मिला हुआ है। पुट करें आपको, जो आपको है ना, इसका आंसर मिल जाएगा एस, सम ऑफ द टिल 13 टर्म्स। अच्छा ये हो जाएगा, अभी मैं इसको भी करवाऊं? ओके, वेल डन। अच्छा रोहित, अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो, एक खुद को थोड़ा मैच्योर हो आप, तो समझा करें, ठीक है। अगर लेक्चर चल रहा है तो आपका क्वेश्चन है, भले आप क्वेश्चन करेंगे, हम उसका आंसर बताएंगे, हमारा यही मकसद है, ठीक है। तो ये आप ग्रुप में भेज सकते हैं, ये आसान आसान में आसान से आपने पूछा है। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, देखो आपको जनरल टर्म दिया हुआ है, ठीक है, जनरल टर्म दिया हुआ है। वो बोला है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, आपको पहले n1 लेना है, उसको फाइंड करना है, जो कि आपको मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें t1 फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 7 × 1 फाइंड करेंगे -5, विच विल बी 7 - 5 विच विल 2, ठीक है। तो a1 पे हमें मिला है 2, तो t1 पे हमें मिला है 2, देन t2 पे मिलेगा 49, ठीक है, 9 मिलेगा। तो इसमें बात कर रहा है कि अब 3 की बात करें, 21 - 5 16, ठीक है। तो हम इसके आगे जो भी हैं टर्म्स वो हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि 16 में हम 7 ऐड करेंगे। देखो इसमें एक पर्टिकुलर नंबर डिफरेंस ऐड किया हुआ है, वो 7 है। अगर 2 में हमने ऐड किया है 7, 9 बना है, 9 में 7 ऐड किया है, 16 बना है, देन 23, देन 30, देन आप एन 16 तक फाइंड करें इसमें, फिर आप ये फार्मूला लगाएं, ये वाला, उसमें आपको एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, देन आपको ए की वैल्यू मिल गई है।
ये पुट करें आपको हो जाएगा। ये थोड़ा आप भी थोड़ा ट्राई करें, ठीक है। ये जो रोहित का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, ये रोहित का क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया आपको? काइंडली कोई रिस्पांस दे दे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अच्छा, the nth term of an AP is giving by Tn is equal to 7n minus 5। देखो, हम यहाँ n की वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स विल बी, ठीक है। तो हम यहाँ n की वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि फ्रॉम 1 टू 16, ठीक है, 1 टू 16। हमने n की वैल्यू 1 पुट की, जो कि हमें मिला Tn, सॉरी T1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2। 7 इंटू 1, ये हमारा ये पड़ा है जनरल टर्म, इसमें हमने पुट किया 1, तो हमें मिला 2। और T2 मिला क्या? 9। कैसे? T इंटू 7 14, 14 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया, जो कि हमें 9 मिला। देन मैंने क्या किया, उसका थर्ड जो टर्म है वो फाइंड किया, वो हमें 16 मिला। देन उसका फोर्थ टर्म 23। देन उसका क्या फिफ्थ टर्म, जो कि 30। तो मैं क्या करूँगा, इसमें पुट करूँगा, n की वैल्यू क्या है? 16 से 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2। देन ब्रैकेट्स 2a, 2a 2, और a क्या है? 2, विच इज 4 प्लस, ठीक है। देन n माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस क्या है यहाँ? 7 है, वो जो मैंने फाइंड कर लिया था, ठीक है। आप थोड़ा अपना माइंड भी चलाएं, ठीक है, कॉपी पेन भी चलाएं कि मैंने कैसे फाइंड किया है, वो आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। जो कि n-1, n क्या है? 16, ठीक है। 16 में से 1 गया, 15, 15 इंटू डी, डी क्या है? 7। सो 7 इंटू 15 कितने बनते हैं? 105 बनते हैं, ठीक है, 105। आप इसको मजीद सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, काइंडली थोड़ा 2 मिनट वेट कर लें, मैं मोबाइल सॉरी लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने n इज इक्वल टू 1 इसलिए पुट किया कि हमें बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, पहले जो 16 टर्म उसमें उसका हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें n1 फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है, n3, n4, n5 अप टू n16 तक। फिर उसको हम सारों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें फर्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड हम टर्म को फाइंड करने के लिए हमें जनरल टर्म चाहिए हुआ, जनरल टर्म जो कि मिला हुआ है 7 and -5 मिला हुआ है, उसमें हमसे थर्ड टर्म फाइंड किए, उसमें थर्ड टर्म से ए फाइंड किया, फिर डी फाइंड किया, एन मिला हुआ है, उसका सम का फार्मूला लगाया, देन वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया, जो कि आपको यही फार्मूला लगाना है तो हो जाएगा। आपको ए की वैल्यू मिली हुई है, डी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसमें क्या है, एन 13 - 9 विच इज़ 4, या 17 - 13 इज इक्वल टू 4। तो मिला हुआ है, आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 14 एन इज 51। अच्छा, ये वही बात हो गई कि हमें जनरल टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें पूछ रहा है क्या होगा। तो टी एन की वैल्यू आप क्या करेंगे, 51 पुट करेंगे। टी एन की वैल्यू आप 51 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 51 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 14। देन आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गई, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 14 एन माइनस 51। तो आप उसको, आपको पता है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आई होप ये आप कर लेंगे या ये भी करवाऊँ अभी। अच्छा, कर लेंगे। तो इसमें से आपको एक वैल्यू मिलेगी। अच्छा, एक मिलेगी आपको 17 मिलेगी और एक मिलेगी आपको -3 मिलेगी, ठीक है। 17 और 3 -3, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ द टर्म्स विल नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो वी विल टेक डेफिनेटली 17। तो हमारा इसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू 17। तो काइंडली ये थोड़ा जब आप इस लेक्चर को दोबारा देखें तब थोड़ा उस टाइम आपको ये सॉल्व करना पड़ेगी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 10, 8, 6। वो बोला है दैट विल मेक द सम 28, ठीक है। अब ये बोला है हमें सीरीज दी हुई है, ठीक है, सम बनता है 28। तो बताओ कि उसमें नंबर ऑफ द टर्म्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ द टर्म्स कितने इस्तेमाल हुए हैं। ये बोला है कि सम जो है वो 28 है, सम 28 है। तो हम लिखते हैं 28 इज इक्वल टू, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ द टर्म्स क्या है, एन क्या है हमें नहीं पता, तो हम ऐसे ही लिख देंगे एन, ठीक है, अपॉन 2, देन ब्रैकेट, ठीक है। हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, 10 है। 2 इंटू ए 20, देन प्लस, ठीक है, एन माइनस 1। हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो हम एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या मिली हुई है, डी की वैल्यू हमें मिली हुई है -2। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जो कि आपको सॉल्व करनी है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी एक इसी की तरह बनेगी। ये हमने सॉल्व किया ना, इसी की तरह बनेगी, ठीक है। इसी की तरह बनेगी जो जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करनी है। अच्छा, हो जाएगा ये भी। अच्छा, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पैड नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से लिखना थोड़ा आसान नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, हमने पहले भी ऐसे सॉल्व किए हुए हैं। जितना आप ज़्यादा अपनी एफर्ट लगाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द 23rd टर्म ऑफ द सीक्वेंस वेयर T3 इज इक्वल टू 8। वो बोला है कि आप फाइंड करें 23 टर्म, जो कि 23 टर्म क्या होगा, ठीक है। T23 इज इक्वल टू ए होगा, देन प्लस होगा n-1। 23 - 1 क्या होगा, 22D। वो हमें फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू जो कि हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। T3 और T4 से हम फाइंड कर सकते हैं। T3 किसके बराबर है, T3 बराबर है ए प्लस 2D, ठीक है। T3 किसके बराबर है, जो कि 8 के बराबर है। 8 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, ठीक है। एक इक्वेशन ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन हमें उससे मिलेगी। T4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए प्लस 3D। तो T4 13 इज इक्वल टू ए प्लस 3D।
तो एक इक्वेशन ये मिल गई हमें, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई हमें, इसमें से डी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डी और ए की वैल्यू मिल गई हमें, तो हम इसमें पुट करेंगे, हमें T23 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सॉल्व कराऊं अभी या हो जाएगा ये? इसमें अच्छा हो जाएगा। ओके, वेल डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। लेट ए एन बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर विच A1 इज इक्वल टू 15 एंड D इज इक्वल टू 3। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो यही सेम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये वाला। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपको एन दिया हुआ है जो कि 10 है, और ए दिया हुआ है 15 है। ठीक है, और एन मिला हुआ है, डी मिला हुआ है 3 है। इसमें पुट करें, ये भी हो जाएगा। अच्छा, 30, 27, 27, 37, 57, 53। अच्छा, 285 इसका आंसर है, जो कि आंसर बनता है बी। ठीक है, आपकी इतनी कैलकुलेशन आपकी इतनी जो है ना, अर्थमेटिक इतनी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए कि आप विदाउट पेन भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए मेहनत चाहिए कि ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर विच A1 इज इक्वल टू n, सॉरी A1 इज इक्वल टू 9 और S5 इज इक्वल टू 15। तो हम इसे ऐसे फाइंड करेंगे, एस एन, जो कि हमें फार्मूला दिया हुआ है, कितना है ये। ठीक है, तो एस हम फिफ्थ की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। एस फिफ्थ इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, देन 2a, 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है, 9 है, जो कि हमें दी हुई है, मल्टीप्लाई n, सॉरी 2, जो कि बनता है 18। अच्छा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ, 10 प्लस, और n की वैल्यू क्या है, 5 है, देन n-1, जो कि बनता है 4, और d की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो S5 की वैल्यू क्या है, 15 इज इक्वल टू 5/2, विच इज 18 प्लस 4d। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा या ये भी करवाऊँ अभी? अच्छा, तो जो ये 2 जो इससे डिवाइड हो रहा है वो साइड मल्टीप्लाई होगा, और जो 5 इससे मल्टीप्लाई और साइड डिवाइड होगा, तो उसका आंसर होगा 6 इज इक्वल टू 18 प्लस 4d। ठीक है, 18 प्लस 4d, जो कि 18 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ से माइनस होगा, तो 18, 6 - 18, जो कि बनेगा -12। ठीक है, इज इक्वल टू 4d, सो d इज इक्वल टू -3। अच्छा, हो गया। डी डी की वैल्यू में मिली है -3। जी। अच्छा, एन की वैल्यू हमें दी हुई है, और जो ये 5 दिया हुआ है, S5 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये S5। So question number 13. An AP consists of 25 terms, of which fourth term is 4, 22nd term is 5, then 19th term will be.
अच्छा, ये जो 25th टर्म दिया हुआ है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दें, ये समझो है ही नहीं। ठीक है, तो फोर्थ टर्म किसके बराबर है? ए प्लस 3D इज इक्वल टू 4 के बराबर है। ठीक है, वो बोला है 22nd टर्म। 22nd टर्म मीन्स ए प्लस 21D इज इक्वल टू 5। वो अब बोला है कि लास्ट में 19th टर्म क्या होगा, मतलब ए प्लस 18th D क्या होगा। इसमें आप ए और डी की वैल्यू फाइंड करें, दोनों इक्वेशंस में पुट करें, हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, ये भी करवाऊं? अच्छा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर sorry whose 11th and 7th terms are 5.25 and 3.25 respectively। ठीक है, जब हम बात करें रिस्पेक्टिवली कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो फर्स्ट का होगा, सेकंड टर्म होगा वो सेकंड टर्म का होगा। ठीक है। अच्छा, 11th टर्म ए प्लस 10D इज इक्वल टू 5.25, then a plus 7th term which is 6th D is equal to 3.25। ठीक है, अब वो बोला है कि द सम ऑफ द 15 फर्स्ट 15 टर्म्स क्या होगा। देखो, द सम ऑफ द 15 टर्म्स S15 इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, 15/2 ब्रैकेट 2A। आप एक ही वैल्यू इस दोनों इक्वेशंस में फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में फाइंड करेंगे, देन प्लस n माइनस n क्या है? 15 है, जो कि 14D बनेगा। D आप इसी इक्वेशन में फाइंड करेंगे, आपको मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी करवाऊं? थैंक यू। क्योंकि मुझे पता है, मैंने जो एक बेसिक था, जो कि एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी काम है प्रैक्टिस का। अगर आपके पास प्रैक्टिस है और डेडिकेशन है तो आप, जारी बात है, कुछ अपने भी एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ भी ना बनाएं और क्वेश्चन करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। अभी भी आपके पास वक्त बहुत पड़ा है। ठीक है, बाकी आप किसी में से आपने टेस्ट पास की तो हम, जाहिर बात है, उसका आगे हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इसमें, अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं जो कि सेम ही हैं, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे, अगर हो जाए ठीक है, वरना आप हमें भेज दें, हम कर लेंगे। So question number 18. The first term in sequence is a minus 5. A is equal to minus 5। फिर बोला each term after the first is 6 more than the immediately preceding one। वो बोला है कि जो दूसरा होगा वो 6 उससे ज़्यादा होगा, 6 उससे ज़्यादा होगा, तो A2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, A3 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। A4 किसके बराबर होगा? 7 प्लस 6 13। ठीक है, तो 13 के बराबर होगा। आप फाइंड करते हैं। वो बोला है व्हाट इज द 104th टर्म। तो ये आसान है, n इज इक्वल टू मिला हुआ है, आप पुट करें, हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच टर्म ऑफ द ए पी 2 8 14 20 विल बी 20 मोर देन द 60। ठीक है, आप 60 टर्म फाइंड करें, 60th टर्म जो
एक 60वां टर्म है वो फाइंड करें। वो क्या होगा? ए प्लस 59D इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? 2, देन प्लस 59, और डी की वैल्यू क्या है इसमें? डी की वैल्यू है 6 है। ठीक है, सो 59 इंटू 6 इज इक्वल टू बनेगा 365। ठीक है, 365। अब वो बोला है वो कितना नंबर है जो, ठीक है, हमने 60वां टर्म फाइंड कर लिया है। ठीक है, 60वां टर्म फाइंड कर लिया है। वो बोला है कि 356 प्लस करें 210। वो बोला 210 मोर देन, उसमें ऐड करेंगे जो कि बनेगा 566 बनेगा शायद। अच्छा, अब आपको मिला हुआ है 56 मिलेगा, जो कि आपको टी एन मिला हुआ है। टी एन इज इक्वल टू 566। आपको ए ये मिला हुआ है, ए इसमें से मिला होगा, ठीक है। आप टी मिला हुआ है आपको 6 है। आपको सिर्फ फाइंड करना है ये टी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो 566 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एन हमें नहीं पता, तो हम क्या फाइंड करेंगे? एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास अभी क्वेश्चन हैं ही 4 हैं, हम इस करके इसके बाद हम क्लास ऑफ करने वाले हैं। तो हमारी क्लास होगी सैटरडे और संडे को होगी। तो फिर मैं अभी इस पे बात नहीं करूँगा अर्थमेटिक का। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप या तो लास्ट क्लास में पूछ लें जब इसकी मेकअप क्लास बनेगी, या एक क्लास ऐसी बनाएंगे जिसमें सारा मटेरियल जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें ये क्वेश्चन होगा तो हम उसमें से पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी आप ग्रुप में देखो, अ, जो है ना ये अ, बगैर इजाज़त के आप जो है ना चैटिंग करते हैं, ये नहीं करना करें, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। फिर भी मैं ग्रुप को जो है ना ओनली एडमिन कर सकता हूँ। इसमें आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आपको लर्निंग करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा बाय शेयरिंग दी सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस आपको। ठीक है, तो विनोद दोहानी मैंने अच्छा उसको नोट किया, वो बोलता होता है कि क्वेश्चन भेजते रहें। ठीक है, तो उस बंदे को जो है ना सलाम, क्योंकि वो उसको पता है मुझे, अगर मेरे पास टाइम है कि अभी मैंने ट्राई किए क्वेश्चंस, तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो आप ग्रुप में सारा जो है ना क्वेश्चन ही भेजी कराएं, बाकी अ, इतनी चैटिंग ना कही किया करें। ठीक है, अच्छा, सैटरडे को हमारी क्लास सेम टाइम पे नहीं होगी, वो हमारी होगी सुबह क्लास होगी 10 से 12 से होगी। ठीक है, 10 से 12 होगी। तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा वो पहले एक एक दिन पहले या 2 घंटे पहले मैं आपको भेज दूँगा, तो आप वो पढ़ लें, फिर आपको अ, वो लेक्चर आप समझेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 की, 21 की। द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers starting with m as the first integer is n, uh, what is the average of 9 consecutive integers that start with m plus 2? अच्छा, ये हार्ड में से हार्ड क्वेश्चन है। अच्छा, हम जब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें तो आप में से उसको उठाना है, ऐसे उठाना है जैसे कि मैंने एक x लिया, देन x प्लस 1 लिया, देन x प्लस 2 लिया, देन x प्लस 3 लिया, देन x प्लस
4 लिया, ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव नंबर बन गए। अगर मैं ये मैंने एक इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं बात करूं 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स बन गए। ठीक है, बन गए। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये बन पड़े हैं। ठीक है, अब वो बोला है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज स्टार्टिंग विद m। वो बोला m से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ ले लिया है x। तो हम m लिखेंगे। ठीक है, m+1, m+1, m2, m+3, m+4। ठीक है, एज द फर्स्ट इंटीजर इज n। अच्छा, फर्स्ट इंटीजर की बात कर रहा है n है, स्टार्टिंग विद m, फर्स्ट एज द फर्स्ट इंटीजर इज n। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? अच्छा गाइस, वेट करें, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m एज द फर्स्ट इंटीजर इज। अच्छा, उसकी बात कर रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको पता चल गया क्या है, उसका एवरेज है m है। ठीक है, सॉरी सॉरी, उसका एवरेज है n है। तो उसका फर्स्ट इंटीजर क्या है, m है, देन m+1, m2, m3, m4। ठीक है, m+4 जो कि उसका टर्म्स है। तो हम इसको पहले ऐड करते हैं, जो m है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो बनेगा, तो m+m+1, देन प्लस m+2 प्लस m+3 प्लस m+4, जो कि बनेगा 5m प्लस 10 बनेगा शायद। हाँ, 4 3 7, नहीं 10 बनेगा प्लस, ये 4 3 7, 7+2 9, 9+1 10 बनेगा। ठीक है, तो इस सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या बना, 5n प्लस 10। तो हम इसका लेंगे एवरेज। तो इस सारे से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 2 2 नहीं, 5। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स विच इज 5m प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स विच इज 5। तो इसका क्या बनेगा, m प्लस 2 एवरेज बनेगा। क्या बनेगा एवरेज, 2 एवरेज बनेगा। और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, इसका एवरेज n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n। देखो, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m। वो बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं m से। m इज द फर्स्ट इंटीजर्स। ठीक है, m इज द फर्स्ट इंटीजर्स। तो हमने लिखा m, m+1, m+2, m+3, m+4 लिख दिया। फिर उसका सम निकाला, जो कि सम निकला 5m+10। ठीक है, 5m+10। देन उसका निकाला एवरेज। तो सम अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज कितना बना, m+2, m+2, जो कि उसने दिया हुआ है कि एवरेज किसके बराबर है, n के बराबर है। एवरेज किसके बराबर है, n के बराबर है। देन बोला है, ठीक है, ये कंडीशन हमने खुद ने बनाई है, जो कि इससे हुई है। ठीक है, अब बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m+n। ठीक है, अब बोला है को वो 9 टर्म्स हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग हो रहे हैं n+2 से हो रहे हैं। ठीक है, तो m+2 से हो रहे हैं, एक टर्म m+2 होगा। देन सेकंड क्या होगा, m+3 होगा। थर्ड क्या होगा, m+4 होगा। तो अप टू हम 9 तक लेंगे। ठीक है, अप टू 9 तक लेंगे, देन उसका सम करेंगे।
ठीक है, देन उसका सम करेंगे। तो मैं इसको अभी भी अभी से ही सम कर लेता हूँ। ठीक है, फिर होगा m प्लस हमारा फोर्थ टर्म होगा m प्लस 5, देन m प्लस 6, देन m प्लस 7, देन m प्लस 8, देन m प्लस 9, then m plus 10, then m plus 11। तो हमारे 9 टर्म्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 10, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा हमारे 10 हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अच्छा 9 हमारे पूरे हो गए। तो इन टर्म्स को आप क्या करेंगे, इसका आप एवरेज निकालें, इसका आप एवरेज निकालें। ठीक है, इसका आप एवरेज निकालेंगे, देन इन टर्म्स ऑफ द एन यू विल राइट द एवरेज ऑफ द 9 टर्म्स। तो इसका एवरेज क्या होगा आप निकाल लेंगे या मैं फिर ये भी करवाऊँ? ठीक है, अच्छा इसका होगा 9m प्लस, इसका सम होगा 9m प्लस 54 होगा। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे इससे, किससे डिवाइड करेंगे? 9 से, द नंबर ऑफ द टर्म्स। तो जब आप करेंगे इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा m प्लस 6, m+6। तो आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द n। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द n लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, m प्लस 2 प्लस 4 लिखूं, तो मुझे पता है m प्लस 2 किसके बराबर है? n के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा n प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया आपको? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी होगा। वो बोला एन इन टर्म्स ऑफ द एम बोल रहा है। ठीक है, एन नहीं बोला, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ द एन बोला, एम नहीं बोला। अच्छा, समझ आ गया ये? अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 22। अच्छा, 22 और 23 सेम ही है। ठीक है, 22 और 23 सेम ही है। तो इसमें से मैं अगर मैं 23 करता हूँ तो आपका 22 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? 23 पे हम आते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 इन बिटवीन 100 एंड 400। वो बोला है कि 100 और 400 के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 6 से डिविजिबल हैं, तो वो कितने नंबर हैं और उनका सम कितना बनेगा? तो मुझे बताओ 100 के बाद कौन सा नंबर है जो कि 6 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल 6 इन बिटवीन 100 एंड 400। ठीक है,
अच्छा, वो बोल रहा है कि 100 और 400 के बीच में जो नंबर हैं, ठीक है, 100, 100, 200, 3 अप टू 399, ठीक है, 399 तक जो भी नंबर हैं, उसके बीच में छः किन किन से डिवाइड डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल है, तो वो आप लिखें। तो वो कितने टर्म्स हैं, ठीक है, और उनका सम कितना बनता है, उन सारों का सम कितना बनता है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो 100 के बाद में आप ऐसा कोई नंबर बताएं जो कि 6 से डिविजिबल हो। अच्छा, 106 है, तो 102 नहीं होगा? नहीं, उससे कम बताएं जो 100 के करीब हो, 100 के करीब हो और 6 से डिवाइड भी हो रहा हो। हाँ, तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा 102, देन क्या होगा 108, ठीक है। अच्छा, जिसने बताया था 106, देखो अगर आप 106 भी लोगे, ठीक है, मुझे बताओ अगर उससे 6 डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 17.66 ऐसा आंसर आएगा, जो कि एक डेसिमल में चला जाता है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, ठीक है, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। तो हम अगर बात करें 102 की बात करें या 108 की बात करें तो रिमाइंडर इज जीरो। तो 102, 108, देन 10, 14, 114, कामा 120, अप टू, अगर बात करें 400 के करीब कौन सा है, ठीक है, 400 के करीब कौन सा है? 396। अच्छा, वेल डन, जो कि 396 हमारा लास्ट टर्म है, 396, उससे 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको एक दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, देन आप उसका सम फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है, ए की वैल्यू मिली हुई है, और डी की वैल्यू आपको 6 मिली हुई है, और एन आपको फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें आप वो भी फार्मूला लगा सकते हैं लास्ट टर्म वाला, ठीक है। अगर मैं फाइंड करूं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो टी एन क्या है, 396 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 102 प्लस एन, एन हमें नहीं पता, तो ब्रैकेट एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है, 6। जब आप इसमें फाउंड करेंगे इसकी एन की वैल्यू, 396 माइनस 102, जो कि बनता है 294, ठीक है। देन आप इससे डिवाइड करेंगे, 6 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 294 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ 49, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू क्या मिली है, 15। तो एन की वैल्यू 15 मिली है, और इस फार्मूले को आप उठाएं, इसमें पुट करें, ठीक है, इस फार्मूले में आप पुट करें, हो जाएगा, ठीक है, इस फार्मूले में आप पुट करें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू मिली हुई है, डी की वैल्यू मिली हुई है, ए की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। अगर आप इसमें अगर नहीं पुट करना चाहते तो इसमें भी, जो कि हमने पढ़ा था, ये वाला फार्मूला,
ठीक है? हमें n की वैल्यू मिली हुई है, क्या है 50 है, a की वैल्यू मिली हुई है, क्या है 102 है, l की वैल्यू मिली हुई है जो कि है 396। इसमें पुट करें ये भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसी की तरह है, और 23 इसी की तरह है जो हमने ये फाइंड किया है। इतना है सिर्फ, ठीक है? इतना आपको फाइंड करना है कि t इज डिविजिबल बाय द टर्म विच इज आफ्टर द 11, which will be 14 and then 21 and then 22, so 28, 35 अप टू 90 के बीच में जो भी होगा, जो कि होगा 84 होगा, 84 होगा, ठीक है? 11 कामा सॉरी 14 कामा 21 कामा 28 अप टू 84। बस ये क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे ही हो गया। 23 हमने कर लिया है, 24 आप करेंगे, और ये हैं 34 तक हैं, यह क्वेश्चन आपको करने हैं। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? अच्छा, हम आते हैं इसके कंटेक्स्ट पे आते हैं। देखो, हमने अलजबरा कंप्लीट कर लिया, सर्टेन एनालिसिस कंप्लीट, इनइक्वालिटी मॉडुलस कंप्लीट, वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट। अगर आपको फिर भी अभी कंफ्यूजन है, देन गो टू दी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है? अच्छी तरह से उसको गो थ्रू करें, अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है? हो जाएगा। टेस्ट वन आपने की होगी मीन मीडियन। मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद मैंने आसिम मिर्जा सर के लेक्चर्स भेजे थे, उसमें से आप देख लेना, ठीक है? और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी हमने की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है? देखो, उसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, हम फिर भी उसमें टाइम ज़ाया क्यों करें? बाकी है मिसलेंस प्रॉब्लम्स, इसकी भी हम एक क्लास ले लेंगे, ठीक है? और टेस्ट नंबर 2 जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है? अभी अभी सारे नोट करें, होमवर्क है ये सारा। पेन और नोट्स लें, अभी सारा जो है नोट करें ये। अच्छा, नोट और पेन रेडी है? अच्छा, इस वीक का आपका होमवर्क है टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 4, सॉरी, टॉपिक 1 से लेकर टेस्ट 1 तक आपको रिपीट करना है। टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक टेस्ट 1 तक आपको सारा रिपीट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो देन आस्क मी इन द ग्रुप विद टैग, ठीक है? मुझे टैग भी करें मुझे इसके लिए। तो इस कोई क्वेश्चन हो इसमें से आप पूछें। देखो, अभी टाइम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एफर्ट अभी लगाएं, ठीक है? मुझे जितने लेक्चर्स के मुझे जितने लेक्चर्स का कहा था उतना उससे ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि आपका भला हो जाए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये आप अभी सुन लें, ठीक है? तो टेस्ट नंबर, जी बिल्कुल बुक से ही करनी पड़ेगी, ठीक है? देन बात आती है टेस्ट नंबर 2 की। टेस्ट नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करें। बाकी टॉपिक नंबर 9, डायग्राम्स एंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स, मैंने शेयर कर दिया है आशिम शाह का वीडियो, ठीक है? मैं फिर भी अभी शेयर कर देता हूँ या बाद में शेयर कर लूँगा, ठीक है? तो वो भी आपको सारा वीडियो लेक्चर देखना है। अच्छा, मैं अभी ही कर लेता हूँ, ठीक है? उसका लेक्चर है ज्योमेट्री वाला। मैं बाद में शेयर कर लूँगा, अभी मुझे ढूंढ नहीं रहा हूँ इसलिए। अच्छा, टॉपिक नंबर 9 टेस्ट 2 एंड फ्रॉम टॉपिक 1 टू टेस्ट 1, वो आपका क्या है? होमवर्क है, ठीक है? अच्छा, ग्रुप में मैं फिर से बुक रिसेंड कर दूँ? अच्छा, ये कोई कर देगा, कोई स्टूडेंट से पूछ लें, आप कर लेगा, ठीक है? अच्छा, देन बारी आती है, फिर हमारे लेक्चर्स बनते हैं। एक टॉपिक 7 बनता है, टॉपिक 8 बनता है,
और टॉपिक 11 बनता है, ठीक है? इतने ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं, उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? हाँ, ये भी टॉपिक हमारा इंक्लूडेड है। काउंटिंग टेक्निक्स और प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसको साथ हम करेंगे। अच्छा, लास्ट में जो अच्छा, वो काउंटिंग एंड टेक्निक्स में आ गया है, ठीक है? अच्छा, जब हम टॉपिक नंबर 7 मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे, तो आपको इंटीजर्स एंड नंबर्स, ठीक है? वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सेम ही हैं, ठीक है? तो देखता हूँ अगर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का मुझे हाशिम ज़िया का मिलता है, उसका वीडियो कोई मिलता है, तो मैं उससे कवर कर लूँगा, वरना अगर मैं खुद टाइम लूँगा, ठीक है? तो उसमें लेक्चर्स देखो बढ़ जाएँगे। तो हमारे यहाँ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स नहीं थे उसमें, क्या बोलते हैं, टॉपिक्स में नहीं थे। मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये एनटीएसपी में आते हैं। और बाकी हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हमारा नहीं हुआ, और सेट और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हम देखेंगे, मैं उसमें कवर कर लूँगा। फिर भी टाइम हमारे पास कम है। जो कि मेडिकल वाले हैं, मैं उनको कुछ वीडियोस में शेयर करूँगा। आज मैं देखता हूँ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और उनके वीडियोस कुछ शेयर करूँगा जो कि देख लें आप। अच्छा, एडजस्ट की बात ये है, देखो, अब अगर बात करेंगे सेट की और मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है? इसमें देखो, ये है एक 2 दिन की बात है, अगर मैं कवर कर लूँ 2 दिन की बात है, हो जाएगा, ठीक है? मगर कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उसको वीडियोस में शेयर कर लूँगा, आसम जाके मिल जाएंगे, ठीक है? तो उससे कुछ कर लेंगे, ठीक है? देन इतना ही है, ठीक है? और अका अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड सर्किल, इसका मेरे पास शायद वीडियो होगा, मैं आपको शेयर करूँगा इसके साथ। और इसके कुछ क्वेश्चन हम खुद भी से भी ट्राई करेंगे। और प्लीज़ ग्रुप में कोई अलावा चैटिंग नहीं करें, ठीक है? और क्वेश्चन ही पूछें। जी। अच्छा, वो हमारा होगा काउंटिंग एंड टेक्निक्स में, प्रोबेबिलिटी उसमें हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है? एक हमारा देखो, एक हम करेंगे फंक्शन का, एक हम करेंगे प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका जो काउंटिंग टेक्निक्स है उसको उसका लेक्चर करेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा ये आसानी से, ठीक है? तो हमारा किसके बाद आप ये हमारे लेक्चर्स की क्विज़ेज़ की बात कर रहे हैं या मॉक टेस्ट के? अ, अच्छा रोहित यार, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं राउंड 2 की तैयारी करवाऊँ। एक दूसरी एकेडमी है, वो अ, किसी बंदे की है, ठीक है? तो उसके साथ वो अच्छा, मैं गारंटी अच्छी बात है। अच्छी बात है, पढ़ते रहो, क्योंकि वो जो दूसरी एकेडमी है उससे जो हमें है ना, बहुत सा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सा फ़ायदा इसलिए कि उसकी थोड़ी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, मगर उसमें कि आपको हर चीज़ एक की जाएगी। जैसे कि पेन टैब उसमें दी जाती है, ठीक है? तो वो पेन टैब हमें प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें से हमारे सही हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये एकेडमी जो हमारे अमृतसर की थी, उसमें हमें पेन टैब नहीं दी होगी, ठीक है? तो एक बड़ी मुश्किलात वही है कि एक मैथ का टीचर तब एक क्योंकि वो क्वेश्चन ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि देखो, एक माउस पे लिखना डिफ़िकल्ट है, इसलिए पेन टैब होना ज़रूरी है। अगर मैं पेन टैब खुद में अगर अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो
जितनी हमें देखो दी गई है इनकम, जितनी हमें इसकी दी गई है वो तो सारी उसमें ही चली जाएगी, उससे ज़्यादा चली जाएगी। मैंने खुद ट्राई किया था कि 30,000 की थी, इतना तो हमें इस कोर्स का भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि लर्निंग की है। आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है, देन वेल एंड डू, ठीक है। और बाकी राउंड टू की मैं देखता हूँ, आपको 15 मार्च से पहले आपको पता चल जाएगा कि हमें एकेडमी शुरू करती हैं या नहीं, ठीक है। देन उसका सारा प्रोसीजर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट का भी मैंने सोचा था, वो सेम एकेडमी मॉक टेस्ट लेना चाहती है, ठीक है। वो सेम एकेडमी मॉक टेस्ट लेना चाहती है। वो इसलिए कंफ्यूज इसलिए हैं कि मॉक टेस्ट देखो, वो जो मैथ्स का, मैं तो मेरे पास एक टेस्ट पड़ी है, बाकी इंग्लिश का है, इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। वो टेस्ट बनाते हैं तो उनकी क्या बोले हैं कि हम उसकी फीस रखना चाहते हैं, ठीक है। वो फीस ज़्यादा नहीं है, कोई हज़ारों या में नहीं है, ठीक है। वो फीस उसकी या तो 200 होगी या 300 होगी, ठीक है। जो 200-300 हम ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, ठीक है। 200-300 ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, वो इसलिए कि आपको अगर 200-300 देते हैं तो आपको इतना पता है कि मैंने 200-300 दिए हैं, मैं उसको ज़ाया नहीं करने दूँ, ठीक है। तो उसमें आप अगर अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हैं, देखो इंग्लिश और मैथ्स, देखो किसी को भी पैसे की अगर वो 200-300 में अमीर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप 200-300 देकर आप फ़ायदा ले रहे हैं तो समझो आप खुश नसीब हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे, उनका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो एकेडमी अगर मॉक टेस्ट लेती है तो उनकी फ़ीस इतनी होगी, ठीक है, इतनी फ़ीस उनकी होगी। और बाकी उनका एक और भी फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? वो जो टेस्ट मॉक टेस्ट कराएंगे वो खुद सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सॉल्व कराएंगे, उसका 2 लेक्चर्स में भी हो सकते हैं, 2 घंटे के लेक्चर्स वो भी हो सकते हैं, ठीक है। देन उसकी बारी आती है उसकी एनटीएचपी की, ठीक है। अगर एनटीएचपी में हो जाता है बंदा, ठीक है, एनटीएचपी में अगर कोई बंदा हो जाता है तो उसको वो क्या बोलते हैं, उसकी मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे। देखो मॉक इंटरव्यू एक नहीं, दो नहीं, शायद 5 बार मॉक इंटरव्यू करवाएं। अगर मैं बोलूँ कि मॉक इंटरव्यू आपका 5 बार होता है, देन आप समझ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू 90% आप इंटरव्यू सही हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बात आप, वो जब एनटीएचपी का इंटरव्यू आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। तब हम उसको सारा कुछ हम आपको बताएंगे, हमारी एकेडमी जो भी है। अगर सर अमृत वालों ने मॉक इंटरव्यू लिया तो उसमें भी हम बता देंगे। और बाकी देखो ये प्रोसीजर एक बड़ा है, इसको 2 लेक्चर्स में भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और बाकी आप, अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें अभी। क्वेश्चन हो बता दें, अभी मैं क्लास ऑफ करने वाला हूँ। अच्छा किसी का क्वेश्चन नहीं है? जी किशोर खोखर। अच्छा किशोर खोखर, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। टाइम बहुत हो गया है, मैं क्लास ऑफ करने वाला हूँ। अच्छा अकेडमी का नाम मुझे खुद भी नहीं पता अभी, क्योंकि वो बंदा मुझसे कांटेक्ट किया, उसने सारी डिटेल मुझे अभी तक शेयर नहीं की, ठीक है। क्योंकि उसका एकेडमी का शायद नाम कोई या तो स्टूबिया रखेगा या कोई अब आईबी अचीवर्स रखेगा, ऐसा कोई नाम होगा। वो इतना मुझे थोड़ा इल्म है, जैसे वो बता रहा था कोई। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो एक ग्रुप है, आईबीए का ग्रुप है। तो वो जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आईबीए में, उन्होंने ही बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा आपकी क्लास ऑफ है, यू कैन लीव नाउ।